नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग टॉप करंट अफेयर्स 2019 के जो 3 पार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका चौथा पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही में जो है उसका फुल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, जिससे अगर प्रश्नों के इतर भी कहीं से कोई फैक्ट पूछ लिया जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट की जो हमारी टेस्ट सीरीज रनिंग है इस समय, उसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप जो है, आपके सामने एक नंबर है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के फ्री डेमो टेस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप डिकोड एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चाहे तो आप सीधे वेबसाइट पे भी जो है इसको असेस कर सकते हैं, और डिकोड एग्ज़ाम को ऐप डाउनलोड करने के बाद या वेबसाइट पर जब आप असेस करेंगे तो अपना, अगर आप नए यूज़र हैं तो लॉगिन बना लीजिए। लॉगिन के बाद आप टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस प्री दोनों के ही डेमो टेस्ट जो फ्री हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट में 10 फुल टेस्ट रखे गए हैं, साथ में जो है आपको 5 जो है करंट अफेयर्स की 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ, जो इसकी पूरी व्याख्यात्मक हल भी आपको दिया जाएगा, साथ में प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आपका जो है जूनियर असिस्टेंट का कंप्लीट रिवीजन हो चुके और पूरा सिलेबस आप कवर कर सकें। तो ये आपकी मर्जी है, कम से कम डेमो टेस्ट को आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। भारत में किस समूह के देशों के छात्रों के लिए आईआईटी में 1000 पीएचडी फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो भारत में आसियान देशों के जो सदस्य देश हैं उनके लिए जो है 1000 पीएचडी फेलोशिप की पेशकश करके सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। भारत के सभी आईआईटीज़ में आसियान छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने के लिए प्रवेश पोर्टल आईआईटी दिल्ली में खोला गया है। इस कार्यक्रम का लॉन्च समारोह 16 सितंबर 2019 को आयोजित किया गया। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के कुल 10 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्विट्जरलैंड में जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 सितंबर को 3 यूरोपीय देशों की 9 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्विट्जरलैंड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राष्ट्रपति ने स्विट्जरलैंड के विलेन्यू में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी की विरासत का जश्न मनाने और उनके नाम पर एक जगह का नाम रखने के लिए विलेन्यू की संस्था को धन्यवाद दिया। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय युद्ध अभ्यास, जिसको सेंटर कहा जाता है, इसकी स्पेलिंग है TSENTR, 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये सेंटर जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन जो है रूस में किया गया। अब देखते हैं इनमें किन देशों ने भाग लिया। तो 15 सितंबर 2019 से रूस के केंद्रीय सैन्य जिले ऑरेनबर्ग में अभ्यास सेंटर 2019 का आयोजन किया गया। यह बड़े पैमाने पर अभ्यासों की वार्षिक श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसका आयोजन रूस अन्य सभी देशों की सेनाओं के साथ मिलकर करता है। इस वर्ष इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की सेनाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें इन सभी देशों के 2500 सैनिक और 500 वाहनों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वीं सदी की 100 फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है? तो ये कौन सी फिल्म है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। इस फिल्म को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। गैंग्स ऑफ वासेपुर श्रृंखला की 2 फिल्में 2012 में रिलीज हुई थी। ये झारखंड के धनबाद जिले के वसेपुर शहर में एक कोयला माफिया के परिवार की कहानी है और फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है।
इस सूची में वर्ष 2000 के बाद रिलीज फिल्में शामिल हैं। इसमें पहला स्थान निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन की ऑस्कर विजेता 2007 में रिलीज हुई फिल्म देयर विल बी ब्लड को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी शहर किसे नामित किया गया है? शारजाह को। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने पुस्तकों और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शारजाह, जो कि यूएई में है, के नियंत्रण अग्रणी प्रयासों के लिए वर्ष 2019 का विश्व पुस्तक राजधानी शहर का नाम दिया गया है। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 38वें संस्करण का आयोजन 30 अक्टूबर से 9 नवंबर 2019 तक किया गया। इस पुस्तक मेले का आयोजन ओपन बुक्स ओपन माइंड्स विषय के तहत किया गया, यानी इसकी जो थीम थी वो क्या थी? ओपन बुक्स ओपन माइंड्स। अगला प्रश्न, 20वें आईफा पुरस्कार समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 20वां आईफा शहर जो है मुंबई में आयोजित हुआ। यह आईफा पुरस्कार के इतिहास में पहली बार समारोह भारत में आयोजित किया गया है। वर्ष 2000 में शुरू होने के बाद इसे दुनिया भर के देशों में आयोजित किया गया है, जिसमें लंदन, टोरंटो, सिंगापुर समेत कई बड़े शहर शामिल हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में किस राष्ट्राध्यक्ष को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में भी था, जो है शेख हसीना, बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना को 16 सितंबर 2019 को ढाका में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार उन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने देशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाई हो। इससे पहले मालदीव, घाना और मॉरिशस के राष्ट्रपति को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखते हैं कि करके इसरो ने मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए मानव केंद्रित प्रणालियों के विकास के लिए डीआरडीओ के साथ एक समझौता किया है। ये बिल्कुल सही कथन है। इसका उद्देश्य मानव केंद्रित प्रणालियों और मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करना है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसरो का लक्ष्य 2024 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को पूरा करना है। तो तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ये जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक का रखा गया। इस तरह से केवल कथन 1 और 2 सही है। इसरो का लक्ष्य क्या है? 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले मानव अंतरिक्ष यान की क्षमता को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न, डाक विभाग ने किस देश या देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की अभी हाल ही में घोषणा की है? तो उपरोक्त सभी देशों यानी ब्राज़ील, इक्वाडोर और कजाकिस्तान, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा को शुरू करने की घोषणा की गई है। इनके अलावा भी कुछ देश हैं। डाक विभाग ने ब्राज़ील, इक्वाडोर, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, बोस्निया हर्जेगोविना और उत्तरी मैसेडोनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट यानी ईएमएस एक एक्सप्रेस मेल सेवा या प्रीमियम सेवा है जो अपने उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर आइटम की आवाजाही को टैग करने की सुविधा के साथ में दस्तावेजों और व्यापारिक वस्तुओं को तेजी से भेजने के लिए सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना के किस विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं? तो अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है तेजस में जो है इन्होंने उड़ान भरी थी और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री बन गए हैं। इन्होंने बेंगलुरु के एचएल हवाई अड्डे से अपनी उड़ान भरी। उनके साथ एयर वाइस मार्शल एन तिवारी साथ में रहे, जो राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र के परियोजना निदेशक भी हैं। तेजस कई महत्वपूर्ण क्षमताओं के साथ एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। अगला प्रश्न, किस देश में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण
किया गया है। तो दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण अभी हाल ही में श्रीलंका में किया गया है और इसका जो नाम रखा गया है वो लोटस टावर है और ये लगभग 17 मंजिल ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी 350 मीटर है और ये कोलंबो शहर के केंद्र में स्थित है। यह परियोजना वर्ष 2012 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्ष के कार्यकाल में शुरू हुई थी। श्रीलंका ने दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का जो अनावरण किया है, इसकी लागत जो है लगभग $100 मिलियन है और इसका 80% हिस्सा चीन द्वारा विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वित्त पोषित किया गया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त रूप से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये अनावरण जो किया गया ये गंदन मठ में किया गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गंदन मठ कहाँ पर है, ये उलान बटोर में है और उलान बटोर क्या है? उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है, जहां पर 20 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति कतलमागीन बटुलगा ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा दोनों देशों द्वारा भगवान बुद्ध के सार्वभौमिक संदेशों को साझा सम्मान के प्रतीक में स्थापित की गई है। यह मठ बौद्ध विरासत और मंगोलियाई बौद्ध श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है। इसी स्थान पर 11वीं जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस का भी आयोजन जून में किया गया था। अगला प्रश्न, किस बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी द्वारा वर्ष 2040 तक कंपनी को कार्बन न्यूट्रल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है अमेजन के द्वारा। Amazon.com इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बोजेस ने कंपनी को 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए प्रतिबद्ध किया है और इसी पहल के तहत 1 लाख इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन के लिए ऑर्डर किया गया है। इस वैन को डिलीवरी 2 बार में कंपनी को जाएगी और पहली बार वर्ष 2021 में, दूसरी बार 2024 तक। कार्बन न्यूट्रलिटी या शुद्ध कार्बन पतचिन्ह होने का तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन के साथ कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करके या केवल कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करके शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त करना है, यानी कुल मिलाकर जो है CO2 का जो इमिशन है उसको रोकना है। अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में एक दुनिया के संभावित सबसे बड़े उभयचर यानी एम्फीबियन की खोज की गई, जिसका क्या नाम दिया गया? तो इस उभयचर को यानी एम्फीबियन को नाम दिया गया एंड्रियस लिगोई। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और लंदन की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के शोधकर्ताओं ने संग्रहालय के नमूनों से DNA का उपयोग करके एक नई प्रजाति की पहचान की। संग्रहालय नमूनों के आधार पर नए शोध से पता चला कि यह प्रजाति संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर यानी एम्फीबियन हो सकता है और शोधकर्ताओं द्वारा इसे एंड्रियस लिगोई नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों को बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 43% भारतीयों की पहुंच जो है बुनियादी स्वच्छता तक है, जबकि 2000 और 2017 के बीच देश में खुले में शौच की प्रथा में 47% तक की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के अनुमानित 2.1 बिलियन यानी लगभग 210 करोड़ लोगों ने बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त की है। 2000 और 2017 के बीच 91 देशों में कुल 696 मिलियन लोगों ने खुले में शौच को खत्म किया है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कहां पर स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्धा में एक स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये विश्वविद्यालय स्वच्छता और पर्यावरण में अनुसंधान एवं अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करेगा। राज्य में विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को देखने के लिए शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक नया पुरस्कार प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस पुरस्कार का क्या नाम है? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार
जो कि जो है सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर बताया गया था। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था या संगठन को राष्ट्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इसके अंतर्गत बिना किसी भी रंग, व्यवसाय, स्थिति, लिंग भेद के कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया? तो 23 सितंबर को जो है आयुष्मान भारत दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाया गया। इम्पॉर्टेंट है ये। और ये 23 सितंबर 2019 को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर लखनऊ में आयोजित एक समारोह में आयुष्मान मित्र नामक स्वयंसेवकों और लाभार्थियों को संबोधित किया। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत। योजना के तहत बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लगभग 10 करोड़ बीपीएल धारकों को फायदा मिल सकेगा। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको अभी सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है पत्रकार रवीश कुमार को। वरिष्ठ पत्रकार और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार को प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गौरी मेमोरियल नामक एक ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार रवीश कुमार को 22 सितंबर 2019 को स्वतंत्रता सेनानी HS डोरेस्वामी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नवजात शिशुओं की आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इस पहल का क्या नाम है? उम्मीद, UMMID। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा नवजात शिशुओं को आनुवंशिक बीमारियों यानी जेनेटिक डिजीज़ों से बचाने के लिए उम्मीद नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। इस नई पहल का उद्देश्य चिकित्सकों के बीच आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और अस्पताल में आणविक निदान स्थापित करना है। इसके तहत नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका फुल फॉर्म नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन, या इसको क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। तो ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। तो ये निदान केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सबसे अधिक स्वर्ण कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो सबसे ज़्यादा जो है स्वर्ण कार्ड जो है ABPMJY योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर ने जारी किए। सितंबर 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे अधिक स्वर्ण कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। लेकिन अब ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। योजना लागू होने के पहले 90 दिनों के भीतर 11 लाख से अधिक स्वर्ण कार्ड बनवाए गए। इस योजना के तहत राज्य में 126 सार्वजनिक और 29 निजी चिकित्सालयों सहित 155 अस्पतालों को पात्र लाभार्थियों को मुफ्त और कैश रहित उपचार प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने ट्रिपल तलाक के पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता और पुनर्वास तक वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक के पीड़ितों को उनके पुनर्वास तक 6,000 रुपये वार्षिक राशि और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। इन सभी सहायता का प्रबंध प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार भारत की 100% ODF स्थिति को बनाए रखने के लिए कितने साल की ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की जरूरत है? तो ये जरूरत कितने सालों की है? 10 सालों की। वर्ष 2019 से 2029 तक लागू रहने वाला यह ढांचा सुनिश्चित करेगा कि लोग शौचालय के उपयोग को बनाएं और साथ ही यह तरल और अपशिष्ट प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में फर्जी समाचार के प्रसार को रोकने के लिए भारत समेत कुल कितने देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुल जो है 20 समझौतों पर हस्ताक्षर
किए गए हैं। अब इसकी डिटेल हम जानते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और भारत समेत 20 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में फर्जी समाचार के प्रसार को रोकने के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संगठन द्वारा शुरू किए गए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें किए गए समझौते के तहत हस्ताक्षरकर्ता इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से फैलाए जाने वाले विविध और विश्वसनीय जानकारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है, इसे मूल नाम जो इसका क्या है, रिपोर्टर्स सॉन फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जो सूचना की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर राजनीतिक वकालत करता है। अगला प्रश्न, देश में इंडस्ट्री 4.0 की शुरुआत करने के लिए एक पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई? तो ये परियोजना जो है रायबरेली जिले में शुरू की गई है। सितंबर 2019 में देश में इंडस्ट्री 4 की शुरुआत के लिए पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री में शुरू की गई है। इस इंडस्ट्री 4, जिसे आमतौर पर चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में स्वचालन, इंटरकनेक्टिविटी और डेटा रेगुलेशन की वर्तमान प्रवृत्ति को एक नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस जो है वीडियो में हमने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूरे 2019 के करंट अफेयर से संबंधित है उसको देखा। पिछले पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा, सभी जो है महत्वपूर्ण है। आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।